क्लास 9th 10th एंड 12th के लिए केमिस्ट्री। यानी आज का टॉपिक हमारा वैसा टॉपिक है जो 9th 10th और 12th तीनों क्लास में हमको जानना जरूरी होता है। ठीक है। और आज जो हम लोग को सीखना है मेन टॉपिक है कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो इतना जानने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। पहले उन बेसिक चीज़ों को जानते हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ पे दिया है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण कैसे बन गया, कहाँ से आ गया। रासायनिक समीकरण से पहला जो भाग होता है वो होता है रासायनिक सूत्र। ठीक है, रासायनिक सूत्र। और रासायनिक सूत्र कैसे बनता है, तो रासायनिक सूत्र बनता है तत्वों से, तत्वों के संयोग से। तो सबसे पहले हमको एक चीज जानना है एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं तत्व। तत्व क्या होता है, तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल और केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक ना, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये सभी क्या है, तत्व हैं जो केवल एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं। ठीक है। अब ये तत्व जो है, इन्हीं तत्वों के संयोग से, इन्हीं तत्वों को आपस में मिलाने से जो बनता है वो होता है रासायनिक अभिक्रिया होता है, और इससे जो पदार्थ बनता है वो रासायनिक पदार्थ हो जाता है। ठीक है ना। तो दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाते हैं एक निश्चित अनुपात में, तो उससे जो पदार्थ बनता है वो होता है यौगिक। यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड मतलब होता है यौगिक। अब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाते हैं, लेकिन मिलाने के लिए क्या करते हैं, उसके अनुपातों को देखा जाता है कि किस अनुपात में उसको मिलाना है। जैसे हमको बनाना है जल, जल बनाना है। इस जल को बनाने के लिए ऐसे जल का सूत्र क्या होता है जी, H2O होता है। जल का सूत्र होता है H2O। तो अब इसमें देखिए, इस जल को बनाने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H4 हाइड्रोजन, O4 ऑक्सीजन, दो तत्वों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। लेकिन कह रहा है इस यौगिक को बनाने के लिए हमको जो तत्व चाहिए वो एक निश्चित अनुपात में चाहिए। H2O बनाना है, तो H2O बनाने के लिए हम लोग इससे पहले मैं आप लोगों को सिखाया हूँ कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाता है। ठीक है। H2O बनाना है, इसमें क्या क्या चाहिए, H चाहिए और O चाहिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो अब इसमें रासायनिक सूत्र निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को जानना होता है, संयोजकता को जानना होता है। इसका वैलेंसी क्या है, तो हाइड्रोजन का संयोजकता होता है 1 और ऑक्सीजन का संयोजकता होता है 2 होता है ना। अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन का जो संयोजकता है उसको ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन का जो संयोजकता है उसको हाइड्रोजन के साथ ऐड कर देते हैं। ऐसे इसको हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब देखिए, हाइड्रोजन को 2 से किए तो हो गया H2, और ऑक्सीजन को 1 से किए तो O1 कहो या केवल O कहो, बात एक ही होता है। ठीक ना। अब इस चीज को, यही चीज आ गया हाइड्रोजन, इसको डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होगा, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड होगा। ठीक ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये H2O जो है, इसमें हमको मतलब कि रासायनिक सूत्र को, रासायनिक समीकरण को जब संतुलित करना है तो हमको जानना है कि किस यौगिक में कितने, कौन से एलिमेंट की संख्या कितनी है, ये चीज़ हमको जानना होता है। जैसे यहाँ पे हो गया, तो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे
हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन का संख्या कितना है, 1 है। तो हमको ये चीज जानना है, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण को जब संतुलित करेंगे तो इस तरह से बहुत सारे सूत्र आते हैं। तो हमको पहले ये चीज जानना है कि इधर मतलब कि ये जो सूत्र लिखा हुआ है उस सूत्र में कौन से तत्वों की संख्या कितनी है, इस चीज को जानना जरूरी होता है। ठीक है, एक तत्व आता है जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, वैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, तो फिर से इसको भी हम लोग देखते हैं कि ये H2SO4 कैसे बन गया। इसको हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि हाइड्रोजन और सल्फेट को मिलाने के बाद से क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। तो इसमें एक है हाइड्रोजन और एक है SO4 सल्फेट है। ये क्या है, सिंगल तत्व है, लेकिन इसमें सिंगल नहीं है, 2 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, ये आयन है। ठीक ना, तो हाइड्रोजन का संयोजकता होता है 1 और सल्फ्यूरिक सल्फेट का होता है 2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे बन जाता है H2, H में देखिए H में 2 से करेंगे H2SO4, यहाँ पे 1 से करेंगे 4 में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमको यहाँ पे इस सूत्र से हमको क्या जानना है कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, सल्फर कितने हैं और ऑक्सीजन की मात्रा कितना है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। अब बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि देखिए SO4 जो है ना, ये SO4 से देख करके उन लोगों को पता चल जाता है कि नहीं ये S भी 4 है और O भी 4 है। तो ऐसे करने पर हमारा ये जो सवाल होगा वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे S1 है और O कितना है, 4 है, 4 है, तब जाके हमारा क्लियर होगा। बहुत से जगहों पे ऐसे होता है, NO2 का नीचे होल ट्वाइस दे दिया, यहाँ पे नीचे 2 दे दिया। ठीक है, इस कंडीशन में हमको देखना है कि कौन से तत्व कौन कितने हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, तो इसको जो यहाँ पे दिया हुआ होता है ये ऐसे करके, तो इसका मतलब हुआ कि इससे दोनों में मल्टीप्लाई होगा, दोनों की संख्या में। तो हमारे पास नाइट्रोजन कितना है, इसके अंदर 1 है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऑक्सीजन के पास अंदर 2 है, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन का संख्या हो जाएगा 4। तो बहुत लोग देखेंगे कि 2 में 2 जोड़ दिए तो 4 हो गया। बहुत लोगों का कंफ्यूजन ये भी हो जाता है। ऐसा हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, 2 दूनी 4, और 2 और 2 भी 4 होता है। तो वैसे अगर इसको NO3 कर दिया, NO2 का यहाँ पे 3 कर दिया जाए, अब हमको पूरा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर N1 है, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, N का संख्या 3 हो जाएगा। और O दिया है, O में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है। अब यहाँ से हमको क्लियर हो रहा है, यहाँ तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो भी 4 आएगा। लेकिन यहाँ पर 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन 5 नहीं होगा, ये कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो इस चीज को हमको जानना होता है। और एक चीज और ये चीज जानना है कि जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी अंक को, जिस अंक की कमी होती है उसको उसमें जोड़ना होता है। तो कहाँ जोड़ेंगे, जो सूत्र दिया हुआ है, जो रासायनिक सूत्र दिया हुआ है उसके पहले जोड़ेंगे कि बाद में जोड़ेंगे, ये चीज भी हमको जानना जरूरी होता है। जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे उस समय हमको इस चीज के बारे में ध्यान देना है। ठीक है ना, और विशेष अब हमको यह जानना है कि किसी रासायनिक मतलब कि जो समीकरण होता है उसको संतुलित क्यों करना पड़ता है, एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जरूरत क्यों पड़ती है, इस चीज को हमें जानना है। तो देखिए, कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होता है तो एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है ना, होता है
द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ये क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि इक्वेशन जो होता है, समीकरण जो होता है, समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष होता है। चलिए हम एक लिख के देखते हैं। जैसे C+O2 CO2 यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है। अब हमको जानना है कि ये बाएं साइड में है तो इसको बायां पक्ष बोलते हैं और ये दायां साइड में है तो इसको दायां पक्ष बोलते हैं, लेकिन इसका कुछ नाम तो होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं, यानी कि जो बाएं साइड में होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जितने भी तत्व, उन सभी तत्वों को बोलते हैं अभिकारक। और दोनों को मिलने के बाद एक जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रतिफल, या फिर एक और नाम से जाना जाता है इसको उत्पाद बोला जाता है। यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लिया उसको बोलते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया करने के बाद एक नया पदार्थ जो बनता है वो बन जाता है प्रतिफल। एक एग्जाम्पल समझिए, चीनी, पानी और नींबू, तीन चीज को मिलाएं, ठीक है? किस किस को मिलाए हैं? चीनी, पानी और नींबू, तीनों को जब आपस में मिलाते हैं तो मिलाने के बाद क्या बनता है? शरबत बनता है। यानी कि चीनी, पानी और नमक क्या है? अभिकारक है। और उसके बाद चीनी, पानी और नमक तीनों को जब आपस में मिला दिए तो तीनों मिल करके एक अलग किस्म का एक पदार्थ का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं शरबत। शरबत वो भिन्न हो गया उससे, और उसको क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं, ठीक ना? अब इतना समझने के बाद अब हमको समझना है कि कोई समीकरण है तो उसको संतुलित कैसे करते हैं। तो हम समझ गए कि समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी होता है। तो एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जितना अभिकारक हो उतना ही उत्पाद होना चाहिए। यानी कि कुछ जितने भी पदार्थ जो होते हैं अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो उत्पाद में जो होता है उसकी भी संख्या, उसका भी द्रव्यमान दोनों के आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को, C यहाँ पे कार्बन क्या है? 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। मतलब कहने का यह हुआ कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये बराबर है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इस समीकरण को हम बोलेंगे समीकरण संतुलित है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जैसे H2+O2 एरो H2O, यहाँ पे एक समीकरण है H2+O2 और यहाँ है H2O। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? जल बनता है। H2O का मतलब होता है जल। यहाँ पे देखिए H2O जल बनता है। तो अब हमको देखना है कि यह इक्वेशन जो है, समीकरण संतुलित है कि असंतुलित है। तो हम इसको मिलाते हैं। यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। चलिए हाइड्रोजन तो बराबर हो गया। अब इसके बाद हमको अगले तत्व के पास चलना है। हाइड्रोजन के बाद दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी है? 2 है। यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना? 1 है। मतलब कि इधर जितना है उतना इधर, इधर जितना है उतना इधर नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यह बराबर नहीं है, संतुलित नहीं है। इस तरह के समीकरण को असंतुलित समीकरण बोलते हैं, और ये पूरी तरह से संतुलित है, इसको बोलते हैं संतुलित समीकरण बोलते हैं। अब यह असंतुलित समीकरण जो है ना, अब हमें इसको संतुलित करना है। अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करना होगा? जितना इधर तत्वों की संख्या है उतना ही संख्या यहाँ भी करना है। जैसे हाइड्रोजन तो यहाँ पे ठीक है, हाइड्रोजन दोनों में आपस में बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तब इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ 2 डाल देंगे? नहीं, यहाँ पे 2 डाल देंगे
तो गलत हो जाएगा। समीकरण को संतुलित करना होता है तो कभी भी कोई संख्या हमको डालनी है। अगर कोई सिंगल तत्व है तो मान के चले कि अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते तो हमको यहाँ पे अगर 2 डालना है तो यहाँ पे 2 न डाल करके 2 कहाँ डालते हैं हम लोग, यहाँ डालते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन तो बराबर है, ऑक्सीजन अलग अलग है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो हमको यहाँ न लिख करके 2 को हमें यहाँ लिखना होता है। तो ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ भी 2 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन असंतुलित हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 4 है। देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 दूनी 4, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 4। तो क्या करेंगे हम, इसको मिटा के यहाँ पे 4 लिख देंगे, सही हो जाएगा? नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 2 ही रहेगा। 2 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2। ऑक्सीजन यहाँ से मिला लीजिए, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो यह असंतुलित था, अब क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है। अब इस तरह से हम लोगों को कुछ 8-10 एग्जाम्पल अभी संतुलित करके देखना है, एक एक करके सबको संतुलित करना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझिएगा क्योंकि इतना डिटेल मैं कभी नहीं समझाया हूँ, इस तरह से नहीं समझाया हूँ ना। तो चलिए, तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले हमको जो भी चीज़ें हम लोगों ने बेसिक पढ़ा उसको जानना जरूरी है। और उसका किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में बहुत ज़्यादा हाथ होता है, ठीक ना। उसी के माध्यम से हम समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हुए हमारे सामने और तीनों जो है देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, शब्दों में लिखा हुआ है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। यह शब्दों में लिखा हुआ है, मतलब इसको बोलेंगे शब्द समीकरण। अब इस शब्द समीकरण को हमको सूत्रों में लिखना है, रासायनिक सूत्रों में। जैसे हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2 होता है, H2 प्लस यहाँ पे क्लोराइड यानी कि क्लोरीन का होता है Cl2। और ये एरो का चिन्ह देना जरूरी होता है। बायां पक्ष और दायां पक्ष, अभिकारक और उत्पाद दोनों को अलग करने वाला जो चिन्ह होता है वो तीर का चिन्ह होता है, एरो। ठीक है ना, इसको लिखना जरूरी होता है। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, यानी कि बनेगा HCl। ठीक है, यहाँ पे 3 अक्षर लिखे हुए हैं, एक H फॉर हाइड्रोजन और Cl फॉर क्लोरीन। अब देखिए बहुत से लोग होते हैं जैसे कि यहाँ पे अगर दे देंगे CO तो ऐसे C कैपिटल और O कैपिटल तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कार्बन और O ऑक्सीजन। लेकिन पहला अक्षर कैपिटल हो और दूसरा अक्षर स्मॉल हो, ये क्या हो जाएगा, CO मतलब कोबाल्ट। ठीक है, तो हमको यहाँ पे समझना हाइड्रोजन सिंगल है और ये क्लोरीन है, ये दोनों अलग अलग है। क्योंकि पहला अक्षर कैपिटल और सेकेंड जो लेटर होता है उसका अगर स्मॉल हो तो दोनों एक ही तत्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हिंदी में नाम लिखा हुआ था इनका रासायनिक नाम, उसके अनुसार इसके सूत्रों को हमने बिठा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बना इसको देखते हैं कि क्या यह बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। यही समझान गए कि ये संतुलित नहीं है, असंतुलित है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण भी बोला जाता है। अब हमको क्या करना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष, उत्पाद और इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक और उत्पाद दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अब हमको बराबर करना है। तो यह कैसा है, यह असंतुलित है। ठीक है, और इसे हमको क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित किस कंडीशन में हो जाएगा, जब यहाँ जितने तत्व हैं उतने ही तत्वों की संख्या अगर यहाँ हो जाएगी, उसका द्रव्यमान जितना इधर है उतना इधर हो जाएगी, मतलब कि दोनों आपस में संतुलित हो गए, बराबर हो गए। अब हमको देखना है यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है, इधर दोनों सिंगल है। तो इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, इधर 2 क्लोरीन है तो इधर भी
2 क्लोरीन होना चाहिए। अब किसी तत्व किसी समीकरण को संतुलित करने के लिए, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो लिख दीजिए Cl2, 2 है क्लोरीन तो 2 लिख दिए। अब हमको इधर लाना है, तो हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, इधर भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे H2 और Cl2 ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं, ये दो जो भी अंक देना होता है, 2 3 4 5 जो भी अंक देना होता है, इसके बाद नहीं, तत्वों के बाद नहीं बल्कि तत्वों से पहले देना होता है। नहीं कि HCl फिर से लिख लीजिए और इसके पहले 2 लगा दीजिए, तो हाइड्रोजन 2 देखिए ये 2 जो है इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, यानी कि हाइड्रोजन का संख्या कितना हुआ 2 और क्लोरीन की भी संख्या 2। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2। देखिए इस विधि को अनुमान विधि कहते हैं, ठीक ना। और यह विधि जो है इसमें बहुत कम समय लगता है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में। अब हमको सबसे पहले देखना होता है कि किस तत्व में कितने अंकों की कमी है, उसी के आधार पर हमको यहाँ पे अंक डालना होता है, ठीक है। उसी के अनुसार जो है हम लोग अंकों को डाल करके समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2, इधर भी 2, इधर भी Cl2, इधर भी क्लोरीन 2, तो ये आपस में बराबर हो गए, मतलब कि संतुलित हो गए। तो ये विधि जो हम जिस विधि का उपयोग कर रहे हैं, यह कौन सा विधि है? अनुमान विधि है। और एक और विधि होता है जो बीजगणितीय विधि होता है। तो बहुत से ऐसे रासायनिक समीकरण होते हैं जिसको हम अनुमान विधि से बहुत कम समय में संतुलित कर लेते हैं। अगर इसी को हम बीजगणितीय विधि से हल करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, यानी कि हमारा यह 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर का सवाल को हमको संतुलित करने में 5 मिनट लग जाएगा, जहाँ पे हमको 30 सेकेंड भी नहीं, 5 सेकेंड 10 सेकेंड संतुलित करने में लगता है, वहाँ हमको 1 मिनट लग जाएगा या 2 मिनट लग जाएगा, 5 मिनट लग जाएगा। तो इससे हमको ये जो विधि है अनुमान विधि से हमारी समय की बचत होती है, ठीक है ना। फिर देखिए अगला ये शब्द समीकरण है, यहाँ पे दिया है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg और प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, यही है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड को एक और नाम से जानते हैं, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि मैग्नीशियम में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया कराया है तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का Mg लिख दिए, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl लिख दिए, और उसके बाद यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 और हाइड्रोजन का H2 लिख दिए, ठीक है। ये हमारा हुआ असंतुलित समीकरण। अब असंतुलित समीकरण को हमें संतुलित करना है, तो हमको क्या करना होगा? पहले देखिए यहाँ पर Mg कितने हैं? 1 है, यहाँ Mg 1 है। चलिए मैग्नीशियम तो बराबर है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 है। संतुलित है कि असंतुलित? असंतुलित है। तो यह हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब हमको इसे संतुलित करना होगा, बराबर करना होगा। तो हम क्या करते हैं, फिर से उसी के नीचे सेम टू सेम वही चीज लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें इसको सेम, ये क्वेश्चन है इसको छोड़ दीजिए, इसके नीचे हमको संतुलित करना है, ठीक है ना। Mg यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, चलिए ठीक है। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितना है? 1 है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो हमको संतुलित करना है। यहाँ भी हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, तो इसके पहले 2 नहीं लिख सकते हैं, 2 हमें यहाँ लिखना होगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया और हाइड्रोजन 2 यहाँ भी हो गया, संतुलित हो गया। दूसरा चीज क्लोरीन देखिए, क्लोरीन यहाँ पे कितना है? अब 2 है, और यहाँ भी क्लोरीन कितना है? 2 है, Cl2। अब इस तरह से हमारा समीकरण संतुलित हुआ। अब इसको मिला कर देख लेते हैं। Mg इधर 1, इधर भी Mg 1, H इधर 2, इधर भी H 2, Cl क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2। इस तरह से हमारा ये संतुलित हुआ रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। इसको अगर हम चाहें तो यहाँ पर अंक को बढ़ा के हम संतुलित किए हैं, अंक को घटा करके भी संतुलित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वैसा हम लोग नहीं करेंगे, बस इतना ही हम लोग को जानना है। ज़्यादा दिमाग लगाने से क्या फ़ायदा अगर हमारा काम सही से निकल जाता है कम समय में। तो अब चलते हैं अगले इक्वेशन पर। कह रहा है कि सोडियम को जल से जब अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। सोडियम को किससे किससे अभिक्रिया कराया गया?
जल से भी क्रिया कराएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसके सूत्र को लिखिए। इसका जो रासायनिक सूत्र है, सोडियम का हो जाता है Na, जल का H2O, और यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, और हाइड्रोजन का H2 होता है। अब पहले देखते हैं कि क्या यह संतुलित है कि असंतुलित है। तो सोडियम 1, यहाँ भी सोडियम 1, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2। चलिए ठीक है, बराबर है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और इधर 2 और 1 3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन असंतुलित हो गया। तो समझ जाएंगे कि यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हमको इसे संतुलित करना है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे 2 ऐड कर दिए, सोडियम 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, सोडियम 1 है। तो यहाँ पे भी सोडियम के सामने 2 लगा दीजिए। सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ भी सोडियम 2, इधर भी सोडियम 2। चलिए सोडियम संतुलित हुआ। अब चलते आगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना यहाँ पे है 2, और यहाँ पे देखिए 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। यहाँ इस साइड में कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 4। तो इसके पहले हम 2 ऐड कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए यहाँ से 2 और 2 4, हाइड्रोजन भी आपस में बराबर। अब आते हैं ऑक्सीजन में। यहाँ अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है, देखिए यहाँ से मिलाइए। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इसके अलावा इधर कोई ऑक्सीजन नहीं है, और इसके अलावा इधर भी कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। अब इस तरह से हम एक बार मिला के देख लेते हैं कि क्या हमने जो काम किया संतुलित करने का वो सही हुआ। चलिए एक ही लाइन में मैंने कर दिया, ऐसे 2 लाइन नहीं किया। आप लोग जब भी बनाइएगा तो ऐसे 2 बार में करके बनाइएगा, ठीक है ना। पहला ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ से नीचे उसको बनाना है। तो सोडियम 2, इधर भी सोडियम 2, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन देखिए 2 गो यहाँ और 2 गो यहाँ, हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। इस तरह से हमारा ये रासायनिक समीकरण तीनों संतुलित हो जाता है। अब इतना जानने के बाद कोई भी रासायनिक समीकरण क्यों नहीं है, हम उसको आसानी से बना सकते हैं। अब 2-3 और मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट भारी वाला, ठीक है। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। अभी जो पहले हम लोग देखे कि शब्द समीकरण लिखा हुआ था, शब्द समीकरण को पहले कंकाली या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण में बदलते थे और उसके बाद उसको संतुलित करते थे। तो कुछ कभी कभी एग्जामिनेशन में वैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, और कभी ऐसे दिया हुआ है और इसको संतुलित करना है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा केवल यही है, Fe + H2O एरो Fe3O4 + H2। क्वेश्चन हमारा मात्र इतना ही है, और उसी चीज़ को मैं नीचे एक बार फिर से लिख दिया हूँ कि हमको थोड़ा सा बनाने में कम समय लगेगा, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे देखिए FeH2O Fe3O4H2, इसमें क्या संतुलित है कि असंतुलित है, पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ Fe1 है, यहाँ पर Fe3 है, ठीक। तो यह असंतुलित हो गया, एक ही से हमको पता चल गया। तो यहाँ पर Fe1 है, यहाँ पे 3 है, तो हमको यहाँ पे 3 लिखना होगा। तो यहाँ पे 3 Fe और यहाँ भी 3 Fe हो गया बराबर। आगे देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2। चलिए हाइड्रोजन तो क्या है, बराबर है। फिर देखते हैं ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, और यहाँ पे 4 है। मतलब कि यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 4। तो 4 को कहाँ लिखेंगे बताइए, H के पहले। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन कितना हो गए, 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4। चलिए ऑक्सीजन बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन तो गड़बड़ हो गया। हाइड्रोजन देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, और इसके पहले 4 लगा देंगे तो 4 दूनी 8। अब चेक कर लेते हैं कि बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो 3 Fe, इधर भी 3 Fe। हाइड्रोजन देखिए 2 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, इधर भी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 4। अब यह समीकरण संतुलित हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ, इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया गया है। इसमें हमको संतुलित करना है, इसमें नहीं करना है। BaCl2 बेरियम क्लोराइड को जब एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ Al2SO4 के होल्थाइड के साथ जब आप क्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है।
ठीक है। हाँ आगे देखिए Ba कितना है, 1 है, इधर भी Ba 1 है, चलिए बराबर है। क्लोरीन कितना है यहाँ पे, 2 है, 2 यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पे 3 है, ये बराबर नहीं है। तो इसको संतुलित करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम 3 डालते हैं, 3 देखिए बेरियम कितने हुए, 3, ठीक है। बेरियम हमने यहाँ पे 3 डाला, तो यहाँ पे देखिए बेरियम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो यहाँ भी हमको क्या डालना होगा, 3 डालना होगा। बेरियम और बेरियम बराबर हो गए, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन 3 दूनी 6 क्लोरीन यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे तो 3 दूनी 6 क्लोरीन हो जाएगा। यानी कि बेरियम 3, इधर भी बेरियम 3, क्लोरीन 3 दूनी 6, इधर भी क्लोरीन 3 दूनी 6, क्लोरीन और बेरियम बराबर हो गया। आगे देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, इसी से केवल इतना ही हम लोग समझते हैं। एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ भी एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 है। अब देखिए सल्फर, सल्फर यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ, मतलब कि कितना होंगे, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सल्फर कितना होंगे, 3। यहाँ पर देखिए सल्फर कितना है, 3, यहाँ पर भी सल्फर बराबर हो गया। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 4 है, 3 है, 4 तिया 12 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 4 और 3 12, ऑक्सीजन भी 12 हो गया। इस तरह से यह समीकरण हमारा संतुलित हुआ। अगले समीकरण पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है Zn, यानी जिंक को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक नाइट्रेट और सिल्वर प्राप्त होता है, ठीक ना। तो देखिए जिंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी जिंक 1 है, चलिए ठीक है। यहाँ पर Ag कितना है, चांदी, ये चांदी का सूत्र है सिल्वर का, Ag 1 है, यहाँ पर भी Ag 1 है, चलिए ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 और ये यहाँ पे 1 और 2, 1 और 2 नाइट्रोजन, ये असंतुलित है, ठीक ना। अब देखिए जिंक क्या है, जिंक तो आपस में बराबर है, जिंक को छोड़ दीजिए। Ag कितना है, Ag इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, अभी बराबर है। लेकिन नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन इधर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो नाइट्रोजन हो गया 2, इधर भी नाइट्रोजन 2। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6। अब देखिए Ag, ये सिल्वर कितना है, इधर 2 है और इधर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इस तरह से हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित होता है, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को दे दिया जाएगा, आप लोग उसको हल करके बना सकते हो, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।